Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you're watching Honest Tutorial. फ्रेंड्स, हमने हमारे दोनों लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने जाना और कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी भी बाकी है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सारे टर्मिनोलॉजी जितनी भी बाकी है वो सब यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, डेटर्स जो एक हमने सुना था वर्ड, तो यहाँ पे इसी तरह से क्रेडिटर वर्ड है जो हमने शायद पहले कभी नहीं सुना है। तो फ्रेंड्स, ये क्रेडिटर्स होता क्या है? अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माल खरीदना पड़ेगा। अब मैं माल खरीदूंगा तो जितना पैसा होगा कैश में उतना खरीदूंगा। अगर कैश नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी में माल खरीदना पड़ेगा। तो जो मैं बाकी में माल खरीदता हूँ, तो जिस पार्टी के पास से मैंने बाकी में जो माल खरीदा है, यानी क्रेडिट पे जो माल खरीदा है, तो वो सामने वाली जो पार्टी है वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? क्रेडिटर बन जाएगी। इसको फिर से हम लोग दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जिस पार्टी के पास से बिजनेस जो फर्म जो है वो बाकी में अगर माल खरीदती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश गुड्स हो, जो भी मटेरियल या फिनिश गुड्स जो बाकी में खरीदा गया है, तो जो सामने वाली पार्टी जिसके पास से बाकी में माल खरीदा गया है वो पार्टी को हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर। यानी जो क्रेडिटर जो है वो एक हमारी लायबिलिटी है। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। क्रेडिटर जो है वो हमारी एक लायबिलिटी है। जो हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो लायबिलिटी है वो टू टाइप्स की है, एक है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। तो जो क्रेडिटर्स जो है वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ में आता है, क्योंकि हमने जब गुड्स जब परचेज किया क्रेडिट के ऊपर, तो हमें इसका जो पेमेंट जो करना होगा वो एक आध साल के अंदर तो हम उसका पेमेंट कर ही देंगे। तो इसीलिए ये हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पेएबल। अगले वीडियो में हमने बिल्स रिसीवेबल देखा था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल क्या है? जैसे कि जो पार्टी माल बेच रही है उसने एक बिल बनाया होगा, फिर उसने उस पर साइन की होगी, फिर उसने हमारी भी साइन ली होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें उसको साइन करके एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ ये पेमेंट इतना हमने माल आपसे लिया है और इतने दिन के बाद हम इसका आपको पेमेंट करेंगे। और वो कॉपी फिर जो बेचने वाला है उसके पास ये कॉपी बिल की रहेगी। तो इसका मतलब कि हमने उस पर साइन कर दिया, इसका मतलब कि हम यहाँ पे बिल्स पेएबल, यानी हम यहाँ पे लायबल हो गए, हमें उसको उसका पेमेंट करना है। तो इसीलिए बिल्स पेएबल जो है वो भी क्या हो जाएगा? हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। फिर आता है थर्ड पॉइंट है पेएबल्स। अब पेएबल्स यानी जिसको भी हमें पेमेंट करना बाकी है। तो किसको किसको पेमेंट करना बाकी है? अभी हमने ऊपर देखा क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करना बाकी है, बिल्स पेएबल उनको भी पेमेंट करना बाकी है। उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ आ सकती है? तो जैसे हमने बिल्स रिसीवेबल में देखा था, इसी तरह से जैसे हमने रिसीवेबल्स में देखा था, इस तरह से पेएबल्स में और भी दो चीज़ें आएगी। एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी जो खर्चा हम लोग कर चुके हैं लेकिन उसका हमने पेमेंट नहीं किया। खर्चा हम लोग जो कर चुके हैं और उसका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, खर्चा हो चुका है, अभी हमको 10 दिन 15 दिन के बाद हम उसको पेमेंट करेंगे, तो ये हमारे लिए हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मंथ खत्म हो गया, हमारी ऑफिस में या वर्क जो भी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, उसका टाइम पीरियड हो गया कि उनको एम्प्लॉयज़ को मंथली सैलरी दी जाए। मंथली सैलरी अभी हमने उनको दी नहीं है, हालांकि ये हमारा एक्सपेंस है, हमें देना ज़रूरी है। अभी जब तक हम उसको एक्सपेंस यानी कि जो सैलरी उसकी है वो जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करते तब तक वो हमारी एक लायबिलिटी हो गई, इसीलिए इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो भी हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। फिर एक और चीज़ आएगी इसके अंदर, इनकम रिसीव्ड इन एस एडवांस, यानी जो इनकम हमको एडवांस में रिसीव हो चुकी है। हमने हमारे पिछले वीडियो में एसेट्स के अंदर देखा था प्रीपेड एक्सपेंस, इसी तरह से यहाँ पे बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी हम लोग सब जानते हैं कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। अगर हमको ऐसी कोई इनकम आई है, सपोज कि हमको जो पेमेंट जो हमको आया है वो 30 जून तक का हमको हो गया और फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो जाता है, तो मार्च के बाद का जो पेमेंट हमको एडवांस में अगर हमको आ चुका है, तो वो 3 मंथ का जो एडवांस में जो पेमेंट है वो हमारे पास एक लायबिलिटी है, वो भी करंट लायबिलिटी है। जो भी इनकम हमको एडवांस में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद का जो पेमेंट हमको आ चुका है एडवांस में, उसको हम लोग बोलेंगे
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये 4 प्रकार के पेएबल्स जो है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों चीज हमारी पेएबल्स में आएगी। और ये सारे पेएबल्स कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट के अंदर, हमारी लाइबिलिटी साइड के ऊपर हम लोग लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज के अंदर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। कॉस्ट यानी कीमत। टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस, whatever expenses are required, the sum of these expenses is cost। अगर हम कोई गुड्स का अगर प्रोडक्शन करते हैं या हम लोग अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइड करने के तक या तो फिर हम जब गुड जब बेचने तक हमको उस पर जितना भी एक्सपेंस हमको हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट। यानी कि जो माल बेचने वक्त की हमको उस माल की जो कीमत हमको लग रही है उसको बोलेंगे कॉस्ट। जनरली इन कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड। यानी अगर हम लोग कोई कच्चे माल से अगर हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो, प्लस हमने जो उसके ऊपर काम करने के लिए जो मजदूर लगाया उसकी जो लेबर कॉस्ट हमने जो लगाई वो, और दूसरी कॉस्ट भी लगेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगेगी, फिर सैलरी एक्सपेंस आएगा, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मार्केटिंग के लिए किसी को देते हैं, तो जो फिनिश गुड्स जो है वो हमारे कस्टमर के हाथ में पहुंचते हैं तब तक हमको जो भी एक्सपेंस लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वाउचर। वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी एक ये लिखित डॉक्यूमेंट है। A type of transaction is determined on the basis of voucher। और वाउचर के बेस पे ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन किस प्रकार का है, ये कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है कि क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर क्रेडिट में हुआ होता तो बिल के अंदर साइन होती दोनों पार्टी की, जिसने बेचा है उसकी भी, जिसने खरीदा है उसकी भी साइन होती, दोनों पार्टी की उसमें साइन होती, तो उससे हमको पता चलता है। उसमें फिर पेमेंट की फ्यूचर डेट भी डाली होती कि ये डेट को ये बिल बनाए और ये डेट को इसका पेमेंट करेंगे। तो वो वाउचर के बेस के ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, उससे हमको पता चलेगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग सबको ये पॉइंट तो हमको मालूम होगा, ये वर्ड तो हमने काफ़ी बार सुना है क्योंकि हम लोगों ने कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर हम लोग मॉल्स में जाते हैं तो डिस्काउंट वर्ड तो हमने कई बार सुना है। डिस्काउंट यानी जो उसकी जो एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट होती है, जो उसकी रिटेल प्राइस जो होती है उससे कुछ कम कीमत में अगर हम किसी को बेचते हैं या लेते हैं तो जो उसकी जो कीमत जो हमने घटाई जो भी, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। नो फ्रेंड्स, डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड द अनदर वन इज द कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एट द टाइम ऑफ सेल्स a business person deducts certain percentage or amount from the sales price, it is known as a trade discount। यानी ट्रेड डिस्काउंट में जब कोई बिजनेसमैन जो है वो सेल्स करता है तो बिजनेस पर्सन को कुछ परसेंट उसको वहाँ पे वो बोलता है कि आप इतना पेमेंट नहीं करना, इतनी अमाउंट जो इसकी सेल्स प्राइस जो है ना उसमें से इतनी प्राइस आप मत देना, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमेशा हमेशा अपने दिमाग के अंदर इसको स्टोर कर लीजिए कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात आएगी तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले डिडक्ट होगा, और ये जो ट्रेड डिस्काउंट जो डिडक्ट करते हैं वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग कहीं भी इसको मेंशन नहीं करते। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम लोग कहीं भी इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या है फ्रेंड्स? कैश डिस्काउंट यह है टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद द पर्पस टू रिसीव क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल अमाउंट इज नॉन एज द कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या हुआ फ्रेंड्स? अगर हमने किसी को क्रेडिट पे माल बेचा है, अब हमें उसका पेमेंट हमको जल्दी चाहिए, तो हम उसको कुछ अट्रैक्शन यानी कि उसको हम लोग कुछ स्कीम देंगे। तो स्कीम क्या दिया हमने उसको? कैश डिस्काउंट, कि अगर आप हमको इतने 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है उसकी सेल्स प्राइस जो थी उसमें से हम लोग उसको डिडक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस चीज़ को नोट डाउन करना कि जो कैश डिस्काउंट जो हम लोग देंगे वो कैश डिस्काउंट हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट हम लोग कब निकालेंगे? अगर हमारे डिस्काउंट के अंदर अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर हम किसी कस्टमर को दोनों देते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा, और ट्रेड डिस्काउंट निकलने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर फिर हम लोग उसको कैश डिस्काउंट हमारे कस्टमर को हम लोग देंगे।
फिर से ध्यान दीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट जो होगा उसको हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिखेंगे। व्हाट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट रिसीव्ड, तो अगर हम भी पार्टी है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा। हमें हमारे जो जिसके पास से हम लोग रॉ मटेरियल या गुड्स हम लोग जिसके पास से परचेज कर रहे हैं, अगर वो हमको कुछ डिस्काउंट देता है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट अलाउड किया है, तो अगर हम किसी पार्टी को माल बेच रहे हैं, हमारे जो डेटर्स है हमने उसको माल बेचा, और अगर हम उसको बोलते हैं कि अगर 10 दिन 15 दिन में अगर पेमेंट कर दे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। यानी हम किसी को देते हैं तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, और हमको अगर कोई डिस्काउंट देता है तो ये हमारे लिए हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। नाउ द फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड भी शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। डेप्रिसिएशन हमेशा जो हमारी जो फिक्स्ड एसेट होती है उसके ऊपर लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है? जो भी उसकी कीमत घटती रहती है, यानी घसारा बोलते हैं जो उसको। अगर मशीन अगर हमने खरीदा है तो मशीन जब चलता है, खींचता है ना, जो मशीन हमने एक परचेज किया है, तो मशीन जब चलेगा तो मशीन जब चलेगा तो उसके ऊपर एक वो घिसेगा मशीन कुछ ना कुछ, तो उसमें थोड़ी बहुत उसकी क्वालिटी में कमी आती रहेगी धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे टाइम बिगड़ जाता जाएगा वैसे। तो जो मशीन की जो कीमत हर साल उसमें जो कमी आती है उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। जैसे कि हम लोग अगर कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें भी डेप्रिसिएशन लगता है। एवरी ईयर हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना गाड़ी का, तो गाड़ी के इसमें इंश्योरेंस में आता है डेप्रिसिएशन लगता है। हर साल गाड़ी की कीमत धीरे 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 कम होती जाती है। वो क्यों होती है? उसको जो गाड़ी जो हमने चलाई, उसका जो यूज़ किया हमने, उसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो डाउन होती जाती है। तो उसको बोलते हैं जो फिक्स्ड एसेट जो होता है उसका जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस तरह से उसके अंदर डेप्रिसिएशन यानी कि उसकी कीमत घटती जाएगी। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है बैड डेट्स। सेल्स हम लोग करेंगे क्रेडिट के ऊपर, तो जब अगर हमने क्रेडिट पे माल बेचा है तो हमने कैश डिस्काउंट की एक स्कीम तो हमने उनको हमारे जो कस्टमर्स थे उनको हमने दी, बराबर है। हमारे जो डेटर्स थे उनको हमने कैश डिस्काउंट की हमने एक स्कीम तो दी उनको, लेकिन फिर भी अगर वो कैश नहीं भरता है, अगर वो पार्टी हमको पेमेंट नहीं करती, हम जिससे पैसा मांगते हैं, और अगर वो पार्टी हमें पैसा नहीं देती है, तो फिर फ्रेंड्स ये हमारे लिए क्या हुआ? बैड डेट्स। और बैड डेट्स जो है वो हमारा एक प्रकार का लॉस है। फिर उसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट यानी कि जब पार्टी जो भी बिजनेस फर्म जो है उसके इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली एंड हुज एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज, दैट पर्सन इज नॉन एज सॉल्वेंट पर्सन। यानी कि जो पर्सन उसके पास जो जिम्मेदारी जो पेमेंट करने का बाकी जो है उसकी वो जिम्मेदारी को वो आसानी से पूरा कर सकता है, और उसको पूरा करने के बाद भी उसके पास उसकी इतनी एसेट्स है कि वो अपने बिजनेस को रन कर सकता है, तो उसी चीज़ को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनसॉल्वेंट। इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु डज नॉट पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली, यानी उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है जो लाइबिलिटीज है उसको रेगुलर पेमेंट नहीं करता है। इट मीन्स ही इज नॉट इन पोजीशन टू पे दिस ऑब्लिगेशंस, यानी कि अगर वो उस लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता है, एंड हुज एसेट्स आर लेस देन लाइबिलिटीज, और उसके पास एसेट्स भी कम है, उसके पास जिम्मेदारी ज़्यादा है, पेमेंट करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा है, लेकिन जो उसके पास जो एसेट्स है वो कम है। जिम्मेदारी से एसेट्स अगर उसकी कम है तो यहाँ पे ऐसे पर्सन को बोलेंगे इंसॉल्वेंट। तो होप आप लोगों को सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डेबिट एंड क्रेडिट। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स इन डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स पड़ेंगे, वन इज द डेबिट एंड अनदर इज द क्रेडिट। ट्रू एंड फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज ट्रू एंड फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर इसका डेबिट और क्रेडिट का अगर हमें जो भी फंडा अगर हमको अच्छी तरीके से मालूम हो गया तो फिर हम लोग इसको अकाउंटिंग को हमने अच्छी तरीके से हमने समझ लिया। डेबिट एंड क्रेडिट अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाएंगे तो उसके दो साइड बनेंगे। एक साइड होगी जो लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, एंड जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट साइड। अब डेबिट और क्रेडिट जो है फ्रेंड्स, इसके लिए अलग अलग रूल्स है। डेबिट एंड क्रेडिट्स के लिए अलग अलग रूल्स है। तो मैं डेबिट और क्रेडिट्स के जो रूल्स है वो मैं एक अलग वीडियो इसके लिए स्पेशल बनाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरा वो वीडियो को
एकदम अच्छी तरीके से उसको देखिएगा और उसको समझिएगा, क्योंकि जो रूल्स जो है वो हमारा थंब रूल होगा। डेबिट और क्रेडिट के रूल के ऊपर ही ये पूरा अकाउंटिंग बना हुआ है। तो इस रूल को आप लोग अपने जहन के अंदर अच्छी तरीके से वो वीडियो देख के आप लोग अपने दिमाग के अंदर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये जो रूल है वो आप कहीं भी चले जाओ, ये रूल्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये रूल पूरे जो भी रूल्स है वो सब जगह पे सेम रूल्स है अकाउंटिंग का, बराबर। तो आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, चाहे कोई भी आप कॉलेज से पढ़ो, चाहे कोई भी आप बोर्ड से पढ़ ले, ये रूल्स में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो इसके लिए एक स्पेशल सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के लिए ही मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको अच्छी तरीके से उसको वॉच करिएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द लास्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ द दिस accounting is the account. Business transaction pertaining to certain items and person who take place frequently. These transactions may be of debit side having debit effect, may be of credit side having credit effect. Transactions pertaining to respective item or person is recorded at one place and from where the summary of transaction of that item or person can be obtained is called account. यानी कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे वो एक तो या तो उसकी इफेक्ट डेबिट में होगी, एक तो या तो फिर उसकी इफेक्ट क्रेडिट में होगी। तो जो दो इफेक्ट होगी तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमारे बनेंगे अकाउंट के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो सारे अकाउंट जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे बने, फिर उसकी एक समरी बनाई जाएगी, और वो समरी जो बनाई जाएगी उससे हमको हमारी बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन हमको ऑब्टेन होगी। और इसी जो समरी जो बनाई जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल अकाउंट्स। और ये फाइनल अकाउंट्स की उस पे बेस के ऊपर हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमको हमारी एसेट्स के बारे में, हमको हमारी लायबिलिटीज़ के बारे में, हमारे स्टॉक के बारे में, हमारे कैपिटल के बारे में, हमारा प्रॉफिट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन हमको ये अकाउंट्स के ज़रिए हमको मिलेगी। फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज वाले जो तीनों वीडियोस जो मैंने बनाए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा आप मुझे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं भी आपको कमेंट्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसके लिए भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।